हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि लोग स्टॉक एक्सचेंज में लाखों करोड़ों कैसे कमाते हैं तो डोंट मिस योर चांस, कॉल मी नाउ, आस्क मी हाउ। मेरा नाम है हसन आरिफ खान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक अहम शख्सियत के ऑफिस में, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी रह चुके हैं और फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं PCDMA के, और CEO हैं करंट जो है AKY सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के भी। उनसे आज हम कुछ सवाल जवाब भी करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी। और सबसे पहले तो उनसे सवाल ये करेंगे कि जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने रिलीफ दिया 120 अरब रुपए का आवाम उससे खुश नहीं है, और आवाम के नेगेटिव कमेंट्स भी हैं। कुछ लोग जो हैं पॉजिटिव भी दे रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी दे रहे हैं। इसके बारे में भी उनसे राय लेंगे। सेक्टर्स के हवाले से भी पूछेंगे कि सेक्टर्स जो है वो कैसे ग्रो कर रहे हैं और किस पॉइंट पर स्टैंड कर रहे हैं, मार्केट कैसी है, क्योंकि ट्रेड सिस्टम की वजह से पिछले हफ्ते जो है मार्केट डिस्टर्ब भी थी, जिस तरह ग्रो होनी थी हो नहीं सकी। तो अब मार्केट के हालात हैं और ट्रेड सिस्टम पे पुराने पे वापसी आ गए, और नया ट्रेड सिस्टम जो 46 करोड़ रुपए का खरीदा गया था उस पर जो है वो वर्किंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा उसकी टेस्टिंग कब से होगी, कब से वो दोबारा लॉन्च होगा, या पुराने ट्रेड सिस्टम पे ही चीज़ें चलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर सबसे पहले तो लोगों को बताएं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने 120 अरब रुपए का जो है पैकेज दिया है पाकिस्तान को रिलीफ देने का। हिस्ट्री का रिलीफ था ये, बिगेस्ट। तो आवाम जो है इससे खुश भी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है। जो खाने पीने की चीज़ें थी, चंद अशिया पे जो है वो रियायत दी गई है। जो आवाम की मेन नीड है वो खाना है, खाने पीना और ट्रैवल, ये चीज़ भी सस्ती नहीं हुई, तो उस पर खुश नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, खुश तो हम कभी भी नहीं होते। अब जितना भी देते हैं, इंसान की फितरत हाँ, है ये तो है कि आप जितना उसको तारे भी ला के दे दें आसमान से तो वो भी खुश नहीं होगा। और ये रिलीफ दिया है, आपने खुद बताया था, हिस्ट्री में कभी किसी ने ऐसा कंसिडर नहीं किया। किसी प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तो हमेशा से लूट लाड़ के पैसे बाहर लेके गए। हाँ, और फिर वो कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन उसमें खाने पीने की चीज़ें की जो है ना कीमतें क्यों बढ़ी हुई है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसकी वजह ये है कि आपकी जो फार्मर है ना, फार्मर जो अगर चीज़ उसको जो कॉस्ट पड़ती है वो मिडिलमैन जो है वो सारा प्रॉफिट लेके चले जाता है, और जो कंज्यूमर को पास ऑन होती है। तो होना ये चाहिए कि मिडिलमैन जो प्रॉफिट लेके जाता है उसको ख़त्म जब तक आप नहीं करेंगे, सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं बनाएंगे, कि फार्मिंग की आपको मैकेनाइज फार्मिंग लेके आनी पड़ेगी, कॉर्पोरेट फार्मिंग लेके आनी पड़ेगी, कि फार्मर से जो कंपनीज है वो करके अपनी पूरी चेन बना के अपने स्टोर्स इस्टेब्लिश करें, तब जाके आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी। कभी भी नहीं होगा क़यामत तक यही बातें। सर असल में सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ मिला था, जब हाथ में आया तो कंडीशन उसकी काफ़ी ख़राब थी। आपको लगता है कि इसको सुधारने में जो टाइम लग गया कि आवाम के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन आवाम खुश नहीं है। 3 साल गुजर गए और अब एंड पे जो है आवाम को अभी तक रिलीफ नहीं मिला है। तो वो कंडीशन आवाम नहीं समझ पा रही कि सिस्टम खराब मिला था, कंडीशन खराब थी, कर्जों में मुल्क था, उसकी अदायगी भी की गई, सिस्टम को सुधारा भी किया गया, चीज़ों को सही भी की गई। तो जो ये खाने पीने की चीज़ें, महंगाई, डॉलर जो ऊपर चला गया था, इस पर जो है तवज्जो आवाम समझती है नहीं दी गई, और अंदर के सिस्टम्स तो वो वही जानते हैं कि किस तरह वो चला रहे हैं। देखिए, मसला है कि एक एजुकेशन का भी फुकदान है। कितने लोग एजुकेटेड नहीं, उनको समझ में नहीं आते। हर एक कहता है कि सेल्फिश है, वो कहता है मेरे लिए क्या मिलेगा, मुझे क्या मिल रहा है। अगला भले आप देखें, आप ट्रैफिक में आप देख लें, लोग सिग्नल्स को वायलेशन कर रहे होते हैं, रॉन्ग वे में आ रहे होते हैं। तो फिर आवाम में को भी सही होना पड़ेगा ना। आप कहते हैं कि सारी चीज़ें हुकूमत कर दे, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन, कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हैं। आप पूरा टैक्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे, तो फिर आप टैक्स नहीं देंगे तो कैसे होगा? जब तक आप पूरा टैक्स नहीं देंगे सही तरीके से, तो फिर आपको कहाँ से फैसिलिटीज़ मिलेंगी? वो कहते हैं टैक्स दो, नहीं दें, पहले हमें फैसिलिटी दो फिर हम टैक्स दें। ये कौन सा कहाँ का होता है? कहीं भी नहीं होता। और प्लस है कि देखिए, ये चीज़ें रिलीफ आई, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और प्लस इसमें एक चीज़ है जो क्वेश्चन मार्क है कि वो आगे किस तरह से आप पास ऑन करेंगे। आपके पास कौन सा ऐसा डेटाबेस है जो डिजर्व करता है, उसी को मिलेगा, नहीं मिलेगा? मैं तो ये कहूँगा इवन ऐसे डेटाबेस पूरा हर एक को जो है ना टैक्स फाइल करना चाहिए। जब आप जीरो भी फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट के पास पता चल जाएगा आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या, आपकी इनकम क्या। उसके बेस पे दुनिया भर में ये होता है कि हर एक को टैक्स फाइल करना है, वेदर यू मेक मनी और नॉट। आपका टैक्सेशन बनता है नहीं बनता, आप फाइल करेंगे, जीरो पे भी फाइल करेंगे, तो आपके पास लोगों की इनकम आ जाएंगी कि कौन बिलो है, अबव है, क्या है। उस हिसाब से उनको आप डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट दे सकते हैं कि भाई इसकी इतनी इनकम नहीं है। तो ये सिस्टम जब तक आप नहीं लाएंगे, ये ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी। अव्वल है कि आपको फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, नॉन फूड आप नहीं कर सकते। ऑयल की प्राइसेस आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी चीज़ आप जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कमोडिटी की दुनिया भर में महंगाई है ना। अगर आप कहते हैं यहाँ महंगाई, उसकी वजह ये है कि लोगों की इनकम जो है ना कम है, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, आपके रेवेन्यूज़ कम है। तो आपको इनकम बढ़ानी है। इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं,
वो अगर अपने एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट देती है तो गवर्नमेंट उनको बेनिफिट देगी टैक्सेशन में। भैया आपने अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरी आप अपने स्टाफ को दे रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको टैक्सेशन में रिलीफ दें। तो इससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स है ना, यही तरीका कार है। अदरवाइज़ आपके पास बहुत मुश्किल है कि आप किस तरह से रूट लेवल पर जाएंगे। आपको नहीं पता किसकी क्या इनकम है। लोग यहाँ कैश पे भी काम कर रहे होते हैं, लोग अनडॉक्यूमेंटेड है अभी भी। सही कह रहे हैं सर। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं मेजॉरिटी की बात नहीं करूँगा, माइनॉरिटी की बात करूँगा, लोग ऐसे भी हैं जो टैक्सेस पूरे देते हैं और वो कहते हैं कि सिंध में काम नहीं हो रहा, सिंध पर फोकस नहीं है, तो उनका क्या कसूर है? देखिए उनका कोई कसूर नहीं, जो टैक्सेशन देता है उसको फिर आप बेनिफिट भी दें, उसको अप्रिशिएट भी करें। उनके लिए ऐसा होना चाहिए कि अप्रिशिएट करने के लिए कोई उनको सर्टिफिकेट दी जाए। अगर अच्छा टैक्स दिया है, प्रॉपर ऑनेस्ट वे में अगर वो काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब वो बात आती है सिंध गवर्नमेंट की थी कि वो तो फिर गवर्नमेंट ही बताएगी कि वो क्यों काम नहीं कर रही, क्यों काम नहीं कर रही। बजट ले लेते हैं और उसका आधा भी नहीं लगता। तो उसमें देखिए टैक्सेशन, उस पर वही बात है ना कि चेकिंग मैकेनिज्म नहीं है ना हमारे पास। जो आपका पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, अब तो देखिए डिजिटल सारी चीज़ें, सारी चीज़ें डिजिटल होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कहाँ पैसा हुआ है, कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कैश, क्योंकि हर चीज़ डिजिटली हो गई है आजकल। तो ये चीज़ भी डिजिटली होनी चाहिए, आवाम को पता लगे कि हमारे टैक्सेस कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये टैक्सेशन कितना कलेक्ट हो रहा है और कहाँ स्पेंड हो रहा है, इसका भी देखें। हम जो इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनीज को सबको आप कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें दिखानी है, बतानी है, तो वेयर इज ऑन द गवर्नमेंट साइड, ऑन द गवर्नमेंट साइड पे भी ये सारी होनी चाहिए, कंप्लायंसेस होनी चाहिए, उनके भी ऑडिट होनी चाहिए। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऑडिट कराती है, व्हाई नॉट द गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट की अगर कोई स्पेंडिंग है, कोई ऐसा आपने फंड दिया हुआ है, फर्स्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने कोई फंड दिया हुआ कि आपको ये चीज़ें बनानी है, तो उसका हिसाब किताब आपको डिजिटल होना चाहिए, सारा वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए। जैसे हम देते हैं, हर सेक्टर देता है, प्राइवेट लिमिटेड देता है, लिस्टेड कंपनीज आप देखें ना, लिस्टेड होती हैं, वो सारी चीज़ अपनी डिक्लेयर करती हैं। क्योंकि लोग आजकल एजुकेटेड होते जा रहे हैं और लोग ये चीज़ मांगते भी हैं कि हमें पता चले कि क्या हो रहा है। डिजिटली अगर आ जाएगा तो हर कोई सोशल मीडिया पे तो होता ही है, तो वो देख सकता है कि हमारे मुल्क में चल क्या रहा है। बिल्कुल, इतनी अवेयरनेस करती है, पहले तो पता ही नहीं चलता था पॉवर्टी कितनी है, क्या है। जैसे बाहर से कोई न्यूज़ आती है, एक सेकंड में सर्कुलेट हो जाती है, सब में वायरल हो जाती है। इंस्टाग्राम भी हम खोलते हैं तो हमें पता लग जाती है आज की करंट न्यूज़ है। वही ये सारी चीज़ें फिर आप इन चीज़ों में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर चीज़ डिस्क्लोज होनी चाहिए आपको, तभी तो देखिए कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। लोग क्यों कहते हैं कि भाई टैक्सेशन हम देते हैं, हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन वो एक साइड पे, एक जगह पे थोड़ा सा सही भी है कि आपको सारी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी ही नहीं। सर बैंकिंग सेक्टर की बात करूँगा, दिसंबर भी करीब है, क्लोजिंग पर है, और बैंकिंग सेक्टर को क्या समझते हैं, बूस्ट कर रहा है क्या है? क्योंकि क्लोजिंग सर पर है तो वो क्या उसके असरात हो रहे हैं? देखिए ऑब्वियसली जो डिस्काउंट रेट कम हो के फिर वापस बढ़ना शुरू हुआ है, तो बैंकिंग, देखिए बैंकिंग में तो प्रॉफिट्स इस दफ़ा अच्छे आएंगे, लेकिन आगे जाके अब क्वेश्चन मार्क है कि डिस्काउंट रेट कहाँ जाता है। इन्फ्लेशन आपका बढ़ गया है, आपका डिस्काउंट रेट बढ़ेगा, वो तो बढ़ना ही है, क्योंकि वो इस लेवल पे तो सवाल नहीं कर सकती, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन बढ़ गया है, वो उसकी वजह क्या है? फूड आइटम्स को, फूड आइटम्स में आपने कंट्रोल नहीं किया, एनफोर्समेंट के थ्रू आप कंट्रोल करते तो आपका इन्फ्लेशन नीचे आ जाता। ठीक है, मानते हैं कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हुई है, लेकिन ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हुई है, ऑयल की प्राइसेस नीचे भी तो, लेकिन अभी 70 रुपए पे आ गया है नहीं ऑयल डॉलर, तो इससे इफेक्ट पड़ा है जो पड़ा है। लेकिन एक और चीज़ है ना, आप दूसरी साइड पे चले जाएं, ऑयल की प्राइसेस नीचे भी तो आई थी, उस टाइम पे आपने हेज क्यों नहीं किया? उस टाइम 100 रुपए भी थी, 98 भी थी, 94 भी थी, तो एक ज़माने में 20-25 डॉलर भी आ गया था। तो गवर्नमेंट तो 3 साल से बैठी हुई है, उस टाइम पे आपने हेज क्यों नहीं किया? ये भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो फिर या तो फिर आपने कोई ऐसे सिस्टम नहीं बनाया होगा। होना ये चाहिए कि आपको ये सारे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे कि ऑयल की प्राइसेस नीचे जाएंगे तो आप हेज करेंगे, ऊपर जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारा मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बनाना पड़ेगा। एक चीज़ें बनी हुई होंगी, देखिए एक चीज़ बनी हुई होगी तो लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, एक चीज़ बनी हुई नहीं है तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? IMF की बात करेंगे, IMF से जो है फॉर्मल एग्रीमेंट के ज़रिए जो है पाकिस्तान की एक डील होने जा रही है 2-3 दिन में, और $6 बिलियन जो है वो IMF दे रहा है पाकिस्तान को। और IMF का ये भी ज़ोर था कि 1 तारीख से पेट्रोल बढ़ा दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं बढ़ाया क्योंकि आवाम को पहले ही रिलीफ कुछ नहीं दिया और पेट्रोल पहले ही 138 रुपये कुछ है, तो 145 पे करते तो एकदम से जो है वो डायरेक्ट हो जाता, जिसकी 13, 14, 15 तारीख को कहा गया है कि बढ़ेगा, 145 तक जाएगा। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहते हैं कि तेल के दाम भी बढ़ेंगे, गैस की सप्लाई की शॉर्टेज भी होगी, वो खुद कह चुके हैं। लेकिन देखिए उसमें भी मजबूरी है, जब आपको तेल मिलता है वो डॉलर में मिलता है, जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो महंगा होता है, उसमें टैक्सेशन है। मैं ये कहता हूँ जो टैक्सेशन बिल्कुल जीरो कर दें, नलिफाइड कर दें, इससे क्या होगा, वो पास ऑन हो जाएगा। आपको एक दफ़ा थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन आवाम को जो है ना चीज़ें, लेकिन मसला है कि प्राइसेस घटा देंगे, पेट्रोल के दाम आपने घटा दिए, खाने पीने की चीज़ें नहीं घटेंगी, ट्रांसपोर्टेशन एक दफ़ा बढ़ जाता है, देखिए किराया बढ़ता है, कभी किराया आपने देखा है कि किराया घटता है, किराया 20 रुपये होगा तो नहीं होता। आपकी वही वापस बात आ जाती है इन्फोर्समेंट। हर चीज़ में इन्फोर्समेंट नहीं है, चेक इन मैकेनिज्म नहीं है, वो जब तक नहीं होगा आपकी चीज़ें सही नहीं होंगी। हम रोते ही रहेंगे कि महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अनलेस आपकी ऑयल की प्राइसेस नीचे आ जाती तो आपके लिए ब्लेसिंग है।
सर सीमेंट सेक्टर कैसा देखते हैं, सीमेंट सेक्टर कैसा जा रहा है? क्योंकि कल परसों तक तो बूस्ट था, 2 दिन पहले से बूस्ट था, काफ़ी अच्छा जा रहा था। और सीमेंट सेक्टर का फ्यूचर क्या देखते हैं आपके, बूस्ट करेगा और क्या सस्टेन रहेगा? देखिए बिल्कुल करेगा। देखो एक इकोनॉमी में एक सेक्टर होता है, उसमें ग्रोथ है कि नहीं है। सीमेंट में इसलिए कि कंस्ट्रक्शन का बूम कंस्ट्रक्शन है तो आपको सीमेंट की डिमांड जो है, प्लस एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी है अफगानिस्तान। आपकी बहुत बड़ी मार्केट आपके पास खड़ी हुई है, सही कह रहे हैं। वो आपको एक्सपोर्ट्स मिलेंगी, आपकी एक्सपेंशन पे जाएंगे। कोल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, जो आप बूम देख रहे हैं 2 दिन में बता रहे हैं, उसकी वजूहत ये थी कि कोल इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया। बारे में बताएं, सीमेंट सेक्टर जो है वो पिछले 2 दिन में काफ़ी बूस्ट पर था, तो फ्यूचर क्या देखते हैं, बूस्ट में और होगा? और जो कंस्ट्रक्शन है वो उसमें भी थोड़ी लोगों को सस्ती होगी, कंस्ट्रक्शन क्या होगी या वही कॉस्ट पे रहेगी? देखिए एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी हाउसिंग की, उसकी वजह से देखें सस्ते जो घर की वजह से उसमें इसकी डिमांड है सीमेंट की, वो तो हमेशा आपकी रहेगी। और जब डिमांड रहती है तो ऑब्वियसली आपको एक्सपेंशन में भी जाना पड़ता है। एक और चीज़ है कि जो कोल की प्राइसेस घटी है ना इंटरनेशनल, उसकी वजह से आप देख रहे जी, कोल की भी आधी हो गई है, सीमेंट सेक्टर बढ़ना शुरू हो गया है। और ऑब्वियसली जब कोल अगर नीचे रहेगा तो सीमेंट सेक्टर ऊपर जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है हम नहीं देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की मार्केट भी हमारे लिए अवेलेबल है जी। वो मार्केट खुल जाएगी तो समझे ना, अगर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अगर जो अपनी इतनी डिमांड है, इतनी अफगानिस्तान की भी ऑब्वियसली डिमांड हो। सर आपको लगता है कि अभी अफगानिस्तान को जो वो पैसों की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत है? मतलब जो उसमें नहीं है, लोग वो लोगों से लेना चाह रहे हैं कि लोग हमें हेल्प करें, पैसा भी दें, जनरेट भी करें, वहाँ पे कमी हो गई है कुछ? बिल्कुल देखें पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, उनको सारी चीज़ों की ज़रूरत है, खाने पीने की चीज़ों की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। जो ऑब्वियसली वो इंपोर्ट नहीं कर सक रहे हैं, उनके पास इश्यूज़ हैं अभी, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान सबसे बड़ी बात है कि आपकी बॉर्डर आप शेयर करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें जल्दी पहुंच जाएंगी। देखिए वही शिपमेंट भी होती है ना, जल्द से जल्द शिपमेंट पहुंचती है तो आपको एडवांटेजेस हैं। बॉर्डर का बड़ा एडवांटेज है आपको, तो वो किसी के पास नहीं है, वो आपके पास है। तो आपके पास एक मार्केट खड़ी हुई है। जब सीमेंट नहीं, आप दूसरे सेक्टर्स में भी आप देखो ना, हर चीज़ में आपके पास उसकी जो आपको ना एक्सपेंशन में जाना पड़ेगा। तो ये वक्त ही बताएगा, चीज़ें जब नॉर्मलाइज हो जाएंगी और सारी चीज़ें अफगानिस्तान को एडमिट कर लेते हैं लोग कि भाई सही है, एज US और दूसरी जगहों से भी। अब ये देखना है कि आगे पॉलिसीज़ क्या रहती हैं कि अफगानिस्तान के साथ, और दुनिया की पॉलिसीज़ क्या रहती हैं। वो अगर नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी विंडो है और बहुत बड़ा आपको पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी होगी तो आप देखिएगा पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा होगा और आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। सर एनर्जी क्राइसिस जो है वो रूज पर था काफ़ी दिनों से पहले, 10-15 दिन पहले, और कार्स की प्रोडक्शन पे भी अफेक्ट पड़ा था, रुक गई थी। तो ये आप क्या समझते हैं कि जो है वो ओन जो गाड़ियों पे भी बढ़ा दिया गया है, तो वो कैसे कंट्रोल होगा? एनर्जी क्राइसिस कैसे कंट्रोल होगी? महंगाई भी काफ़ी हो गई थी और अब बजट का भी ऐलान हुआ है, डॉलर भी नीचे आया है, पेट्रोल की कीमत भी स्टैंड कर गई है, तो ये चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। स्टॉक मार्केट पर अफेक्ट पड़ रहा है इसका, स्टॉक मार्केट भी इंडेक्स भी काफ़ी हाई था 1-2 दिन पहले, स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम। उसमें तो देखें एक तो हमारा सॉफ्टवेयर का इशू था, वो वजह थी, और 2-3 और इशूज़ थे। लेकिन अगर एनर्जी भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप इवन जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ अगर बढ़ता है, देखिए हर एक को हर्ट करता है। इसमें होना नहीं चाहिए कि रेजिडेंशियल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए, आप कमर्शियल के लिए बढ़ाएं, क्योंकि इनकी अफोर्डेबिलिटी है, रेजिडेंशियल की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। और प्लस इसमें आगे जाके आप देखेंगे चीज़ें बेहतर होंगी। और जो है देखते हैं कि ऑयल की प्राइसेस कहाँ जाती है। देखिए क्वेश्चन मार्क तो ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल जब तक आपका नॉर्मल नहीं आएगा आपकी चीज़ें डिस्टर्ब भी रहेंगी, क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है। ऑल्टरनेट अगर आप दूसरे दूर इलाकों में जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहाँ लोग सोलर पैनल भी यूज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सोलर तो जो है ना इसको वाइब्रेंट किया जाए और कंपनीज को इंसेंटिव दिया जाए तो वो आके सोलर में पेनिट्रेट करें। जब तक आप सोलर पेनिट्रेट नहीं करेंगे, आप जो है गैस इस्तेमाल करते हैं, गैस क्यों आपकी शॉर्टेज होती है कि घर में यूज़ होता है। अब दुनिया भर में इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव आप इस्तेमाल करें तो उससे क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास इशू नहीं है, लेकिन गैस का आजकल लाइट्स भी सोलर आ गई हैं, हर चीज़ सोलर हो गई। उसमें इंसेंटिव दिया जाए ना, जो भी अगर ये सोलर को इम्प्लीमेंट करेगा तो गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप देखें जब तक हम इंसेंटिव, लोगों को फितरत है कुछ मिलेगा तो मिलेगा, दिखेगा तो बिकेगा, दिखेगा तो बिकेगा, वही वाली बात। जब तक वो नहीं देंगे आप भूल जाएंगे आपको कोई चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, आपको कुछ देना पड़ेगा, देंगे तो कुछ मिलेगा। ट्रेड सिस्टम के बारे में बताएं, जो लॉन्च कर दिया गया था 46 करोड़ रुपए का चाइना से ट्रेड सिस्टम लिया था, जिसकी टेस्टिंग जो है वो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं हो पाई, जल्दी लॉन्च कर दिया गया, मेरा पर्सपेक्टिव ये है। तो पुराने पे अब वापसी आ गए, वर्किंग चल रही है, तो नए ट्रेड सिस्टम का क्या होगा, कब तक जो है बेहतर होकर लॉन्च होगा? देखें इसमें है कि 19 मॉक सेशन में इसमें ब्रोकर्स भी आए हफ्ते वाले दिन अपने स्टाफ के साथ, एक्सचेंज भी आई, हर एक ने अपना होमवर्क किया पूरा।
अब मसला ये है कि आपने बैक एंड से लिया है चाइना से और आपने फ्रंट एंड किसी लोकल वेंडर से डेवलप करवाया, तो उसकी वजह से इश्यूज जो आ रहे थे वो ये इश्यूज आ रहे थे कि जो लोकल वेंडर की तरफ से डेवलपमेंट हुई थी फ्रंट एंड, बैक एंड तो आपने चाइना से लिया, फ्रंट एंड जो आपने लोकल से डेवलप कराया, उसमें मसले आ रहे थे, ट्रेड कन्फर्मेशन नहीं हो रही थी, आउटस्टैंडिंग ट्रेड्स नहीं दिख रहे थे, लोग परेशान थे। देखिए जब आप परेशान होते हो तो आप ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करते हो, आप फिर रुक जाते हो कि भाई मेरे ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब जब तक आप उसी में लटकते रहते हो कि जब तक कन्फर्मेशन नहीं आएगी। तो इसमें देखिए एक्सचेंज भी कोशिश करी, एक्सचेंज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक्सचेंज ने क्या किया, इनका एक किट्स करके है ऑटोमेटेड ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, वो उन्होंने हर मेंबरान को जिनके पास नहीं था उनको फ्री में दे दिया, तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए। ब्रोकर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट मंडे से, इस कमिंग मंडे से जिन्होंने नहीं किया कि नया पुराना सॉफ्टवेयर वापस आ गया। अब पुराना सॉफ्टवेयर आया तो आपने देखा जो न्यूज़ थी, जो इतनी सारी न्यूज़ जमा हो गई थी पॉजिटिव, उसको मार्केट ने कैश करना था, वो लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। वरना 1000-1500 पॉइंट की जो रैली आनी थी, जैसे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया गए थे, 3 अरब रुपए का उनको जो पाकिस्तान को बेनिफिट मिला, 1.5 अरब रुपए का ऑयल की सब्सिडी मिली जो डिफर पेमेंट पे, तो वो सारी चीज़ें जो है ना IMF का था कि मटेरियलाइज ऑलमोस्ट हो गया, उसी साथ ऑयल की प्राइस से नीचे गिर गई, ऑयल की प्राइस से कमोडिटी की प्राइस से गिरी, तो ये जो बेनिफिट आना था लोगों को, जो मार्केट ऊपर जानी थी वो नहीं गई, उसमें क्या हुआ, लॉसेस भी हुआ लोगों को। देखिए जब आप मार्केट में काम कम होता है तो वॉल्यूम्स डिस्टर्ब होते हैं, जब वॉल्यूम्स उसमें एक्सचेंज को भी नुकसान है, इन्वेस्टर ब्रोकर को भी, सबको, मतलब एक पूरी चेन बनी। और गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा, क्योंकि टैक्सेशन नहीं है, यहाँ बटन दबाते हैं तो आपको टैक्स लगता है। आपको पता है जब आप ट्रेड करते हैं तो SST लग जाता है, जहाँ आप पैसे बनाए नहीं बनाए लेकिन SST गवर्नमेंट को मिलता है, तो वो तो लॉस ऑफ रेवेन्यू है, मतलब विन विन सिचुएशन तो किसी के लिए, सबके लिए बैड है। तो अच्छा है कि एक्सचेंज ने मिलके जो पुराना सॉफ्टवेयर वापस से लेके आए, अब उसमें ऑब्वियसली जो भी चेंजेस करने वो करेंगे, और फिर उसके बाद जो कोशिश ये होगी कि सही हो जाए, उसके बाद उसको लाइव करें। आखिरी सवाल है, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, स्टॉक मार्केट का जो फ्यूचर है वो आप क्या देखते हैं? लोग इससे जो है काफ़ी वो भी है, गलत राय भी लोगों की होती है कि सूदी तरीका भी है और कोई दूसरा तरीका भी, जो म्यूचुअल फंड उसमें पावर इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं, जो लेके शेयर जो है छोड़ देते हैं। तो स्टॉक मार्केट, क्योंकि हर चीज़ डिजिटल ही आजकल, आपको नहीं लगता कि हर स्टॉक मार्केट को भी डिजिटली होना चाहिए? अवेयरनेस इसकी ज़्यादा होनी चाहिए कि लोगों को पता लगे, क्योंकि एक्सचेंज है पाकिस्तान की बहुत बड़ी, जहाँ से बिजनेस होता है, तो लोग इससे अवेयर भी नहीं है, कुछ लोग, बहुत लोग। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टर्स इतने नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा कि ये जो फ्यूचर मार्केट का बिल्कुल है, फ्यूचर किस तरह से कंट्री से लिंक होता है, जहाँ कंट्री में अगर प्रॉस्पेरिटी आएगी, कंट्री में इकोनॉमी आपकी सही जाएगी, इकोनॉमी जब सही जाती है, हमारा रेट जो है वो 2% है, हाँ, बाकी उसका जो है 20%, 18% चाइना की स्टॉक मार्केट। डिविडेंड आपकी कंपनीज मुनाफा कर रही हैं, आप रिकॉर्ड मुनाफे आ रहे हैं, मुनाफा कर रही, क्यों कर रही हैं? एक फूड से रिलेटेड कंपनी वो चीज़ें बेच रही हैं, हर कंपनी के आप देखें प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं क्या इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब देखिए इन्वेस्टर आता है ना, वो कहता है कि यार मैंने नुकसान कर दिया, उसने नुकसान इस तरह से किया, अगर वो लेवरेज पे काम करेगा तो नुकसान करेगा। अच्छा इन्वेस्टर होता है अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, सबसे पहले एडवाइस ये अच्छे इन्वेस्टर के लिए कि जो कंपनी को पिक करता है किसी सेक्टर से, उसको देखिए उसकी कोर इनकम क्या है, मतलब ऑपरेशन से वो पैसे बना रही है कि वन टाइम गेन कर रही है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी आप देखें कि म्यूचुअल फंड में भी आपकी मर्जी है, आप उनको कहते हैं कि आप किस सेक्टर में आपको ग्रोथ लगती है उस सेक्टर में पैसे डालें, आप बिल्कुल लेकिन कुछ लोग म्यूचुअल फंड में नहीं चले जाए कि भाई, उनको कहते हैं दुनिया भर में क्या होता है, जब आप म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपको ऑयल में कितना लगाना है, किस किस सेक्टर में लगाना है, आपको बॉन्ड्स में लगाना है, आपको इक्विटीज़ में लगाना है, आपको फिक्स इनकम में लगाना है। तो एक फ़ंड होता है जो, लेकिन हमारे पास इस किस्म के फंड्स नहीं हैं, सिर्फ इक्विटी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिक्स में तो सूद हो जाता है, लोग फिर वो काम नहीं करते हैं। देखिए लोगों के पास जैसे 1 लाख रुपए है, तो लोग 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो सूदी तरीका नहीं है। लोग 5 लाख पे चले जाते हैं, फिर बैंक से जो इंटरेस्ट ले लेते हैं, तो इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये सही नहीं है ना, डायरेक्ट कंपनी से पास आए? बिल्कुल आए, और जो है ना, जो नया इन्वेस्टर खास तौर पे जो पैसे लेके आ रहा है, अगर वो लाख रुपए लगा रहा है तो 25,000 रुपए लगाए और देखे मार्केट में, देखे पहले मार्केट क्या है, एक साथ नहीं लगाते। लोग कहते हैं कि भाई, वो एक्चुअली लोग एडवाइस भी गलत देते हैं। यहाँ पे जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, मैट्रिक फेल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता और वो फोकस दे रहे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप लोगों ने बनाए हुए हैं कि ये ले लो, ये बेच दो, ये बिल्कुल गलत है, इसको फॉलो नहीं करें। देखिए उनको नहीं पता, वो जेब में आपके पैसे हैं, आपको नुकसान होगा, उसको नहीं होगा, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का खुद ख्याल करें, अगला कोई आके नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। तो ये जी हमारे साथ मौजूद थे अमीन यूसुफ साहब, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी रह चुके हैं और CEO AKY सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड अभी हैं, और उनसे हमने कुछ सवालात भी किए रिलीफ पैकेज के हवाले से, सेक्टर के हवाले से, और उन्होंने हमें कंप्लीट ब्रीफिंग भी दी। और ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपका जो है माइंड सेट भी क्लियर होगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहेगा हमारा चैनल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।